बाघ एक विशाल हृदय वाला सज्जन प्राणी है जिसके पास असीम साहस है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसका सफाया हो जाएगा। जब तक जनता की राय उसके समर्थन में नहीं आ जाती तब तक उसका सफाया हो ही जाएगा और तब भारत दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे जीव जंतुओं को खो देगा। विश्व प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी मशहूर पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ हुमायूं में बाघों को लेकर 1940 के दशक में जब ये बात लिखी होगी तो शायद उनका मकसद पारिस्थितिकी तंत्र में बाघों के महत्व को बताने के साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को बाघों की खासियत के बारे में एक संदेश देना भी जरूर रहा होगा। लेकिन मनुष्य और समाज ने ना तो जिम कॉर्बेट की लिखी बातों पर ध्यान दिया और न ही पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने पर। इसका नतीजा ये हुआ कि एक सदी पहले तक तुर्की से लेकर रूस और भारत से लेकर चीन तक एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में घूमने वाले इन राष्ट्रीय जीवों ने अपनी ऐतिहासिक सीमा का करीब 95% हिस्सा खो दिया है। यही नहीं, पिछले करीब एक दशक में बाघों के आवास में खतरनाक रूप से 45% की कमी आई है और आज बाघ अपनी ऐतिहासिक सीमा से केवल 7% हिस्से में ही सिमट कर रह गए हैं। दरअसल 1000 से ज्यादा सालों से बाघों का शिकार स्टेटस सिंबल, दीवार और फर्श को ढकने वाली सजावटी वस्तु, स्मृति चिन्ह और क्यूरियो के रूप में और पारंपरिक एशियाई दवाओं के इस्तेमाल के लिए किया जाता रहा है। 1930 के दशक तक तो खेल के लिए शिकार की वजह से ही बाघों की आबादी में सबसे ज्यादा गिरावट आई। इसकी कई ऐसे उदाहरण हैं जब शौक और शिकार की वजह से सैकड़ों बाघों की जान ले ली गई। कई बार तो किसी शुभ अवसर या उत्सव पर शिकार का पालन धार्मिक अनुष्ठान की तरह किया जाता रहा है। मध्य भारत में रीवा के महाराज युद्ध या राज्यारोहण से पहले 109 बाघों को मारना शुभ मानते थे। वहीं मुगल शासक जहांगीर ने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 28,500 जानवरों की शिकार करने की सूची बनाई थी। शिकार की यह परंपरा अंग्रेज के भारत आने के बाद भी जारी रही। हैदराबाद में तीसरी कैवलरी के कमांडेंट कर्नल जेफरी नाइटिंगेल ने 1850 के दशक में करीब 300 बाघों को मारा था। इसी तरह किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में अपने राज्यारोहण के बाद उत्सव मनाने के लिए नेपाल की यात्रा की थी। इसके दौरान उन्होंने 39 रॉयल बंगाल टाइगर, 18 गेंडे, 4 भालू के साथ ही कई शाही और तेंदुओं का शिकार किया था, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। दरअसल बाघ एक अनोखा जानवर है जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक शीर्ष शिकारी भी है जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है और जंगली खूर वाले जानवरों की आबादी को नियंत्रित रखता है, जिससे शाकाहारी जानवरों और उसके द्वारा खाए जाने वाले वनस्पतियों के बीच संतुलन बना रहता है। इसीलिए जंगल में बाघों की मौजूदगी पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना के लिए बेहद जरूरी है। इस शेष शिकारी का विलुप्त होना इस बात का संकेत है कि इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं है और इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जब मॉरिशस में डोडो विलुप्त हो गए तो बबूल के पेड़ की एक प्रजाति ने पूरी तरह से पुनर्जीवित होना बंद कर दिया। इसीलिए जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो वो अपने पीछे एक निशान छोड़ जाती है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। बाघों के विलुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर कुछ इसी तरह से पड़ने वाले बुरे असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाघों के इस अहमियत को देखते हुए ही दूरदर्शी शिकारी जिम कॉर्बेट ने एक तरफ जहां आदमखोर बाघों को मारा, वहीं उन्हें जिंदा रखने और विचरण के लिए उनके आवास क्षेत्र को बचाने की भी बात कही।
हालांकि तमाम आशंकाओं के बाद भी राजे रजवाड़ों के दौर में बाघों का शिकार एक खेल बना रहा और वो अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा, क्योंकि 1947 के बाद भी भारत में बाघों के शिकार को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम या कानून नहीं था। इस वजह से बाघों के शिकार और हत्याओं का सिलसिला उसी तेजी से चलता रहा। उस दौर में रजवाड़े पूरी दुनिया में अपने मेहमानों को शिकार के लिए भारत आने का निमंत्रण देते, जिसकी तुलना आज के भारत के बाघ पर्यटन से की जा सकती है। फर्क बस यही था कि आज पर्यटकों के पास बंदूक नहीं होती है, जबकि उस दौर में शिकार की खुली छूट थी। और शिकार ने बंगाल रॉयल टाइगर को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। सरगुजा के महाराज ने तो प्रख्यात वन्यजीव विज्ञानी जॉर्ज स्कॉलर को बताया था कि 1965 तक उन्होंने 1150 बाघों का शिकार किया था। बाघों के इस निरंतर अवैध शिकार से उनका अस्तित्व गंभीर संकट में पड़ गया और 1970 के दशक आते आते भारत में बाघों की संख्या महज 1800 रह गई, जो 1900 ईस्वी के आसपास 40 से 50 हजार थी। बाघों की इस घटती संख्या को लेकर प्राणी विज्ञानियों और संरक्षणवादियों ने जोर शोर से बाघों के संरक्षण की आवाज उठाई। इसके परिणाम स्वरूप 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत भारत में सभी प्रकार के शिकार को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और डॉक्टर कैलाश सांखला को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का पहला निदेशक नियुक्त किया गया। इसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट के आज सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। 1973 में मात्र 9,115 किलोमीटर में फैले केवल 9 अभयारण्यों की शुरू हुई परियोजना आज 78,735.59 वर्ग किलोमीटर के हरित क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं भारत में बाघ अभयारण्य की संख्या भी 9 से बढ़कर आज 53 हो गए हैं। इसका परिणाम ये हुआ, 1972 में जब पहली बार बाघ जनगणना हुई थी, तब भारत में बाघों की आबादी मात्र 1827 थी, जो 2022 में बाघ जनगणना में बढ़कर 3,167 से 3,925 के बीच हो गई है। 1970 के दशक में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए जहां इसके संरक्षण पर जोर देने की बात हुई, वहीं इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी काफी तेज हुई। दरअसल आजादी के बाद 1948 में गुजरात नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत एशियाई शेर को राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया। लेकिन 1970 के दशक में बंगाल टाइगर की घटती संख्या को देखते हुए 18 नवंबर 1972 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना और तब से रॉयल बंगाल टाइगर ही भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ को राष्ट्रीय पशु चुनने का मुख्य कारण यह था कि रॉयल बंगाल टाइगर विश्व स्तर पर जाना जाता है और यह देश के 19 राज्यों में फैला हुआ है, जबकि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इसे चुनने का सांस्कृतिक पक्ष भी था, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बाघों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों से यह वैभव, शक्ति, सौंदर्य और उग्रता का प्रतीक रहा है और इसे बहादुरी और वीरता से जोड़ा गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी बिल्लियों के परिवार में 3 प्रमुख सदस्य शेर, बाघ और तेंदुए रहते हैं। यही नहीं, भारत रॉयल बंगाल टाइगर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घर है। दुनिया के कुल बाघों में से 3/4 यानी 70% से ज्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं।
रॉयल बंगाल टाइगर भारत के सभी भागों में पाया जाता है, सिवाय पश्चिमी भारत के गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों और उत्तर के ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों के ठंडे रेगिस्तान। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के बिग कैट परिवार का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे शक्तिशाली सदस्य है। रॉयल बंगाल टाइगर को भारतीय बाघ या बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। दरअसल टाइगर शब्द का मतलब है तीर, जिसकी उत्पत्ति ईरान या फारस से हुई है। बंगाल टाइगर ज्यादातर भारत, चीन, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा में पाया जाता है। इस बिग कैट का साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, जो स्तनधारी श्रेणी के तहत फेलिडे परिवार के अंतर्गत आता है। सबसे रोमांचक बात यह है कि कोई भी दो बंगाल टाइगर एक जैसे नहीं दिखते। धरती पर हर बाघ का एक अलग धारीदार पैटर्न होता है, जो उन्हें दूसरे बाघों से अलग बनाता है। एक तरह से रॉयल बंगाल टाइगर की धारियां व्यक्तिगत रूप से मानव उंगलियों के निशान की तरह ही अनोखी होती हैं और ये बाघों की जनगणना के दौरान उनकी गिनती करने में काफी मदद करता है। बाघ का कोट नारंगी रंग का होता है, जिस पर चौड़ी काली धारियां होती हैं। नाक की नोक से पूंछ के अंत तक बाघ की कुल लंबाई करीब 8 से 9 फीट के बीच होती है और इसका वजन 135 से 280 किलोग्राम के बीच होता है। उनके दांत असाधारण रूप से मजबूत होते हैं, जिसकी लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। जंगल में एक बाघ का औसत जीवन काल लगभग 14 से 16 वर्ष का होता है। कुछ बंगाल टाइगर सफेद रंग के होते हैं, लेकिन सफेद बाघ एक अलग उपप्रजाति नहीं है, बल्कि अप्रभावी जीन की वजह से कुछ बाघ सफेद रंग के होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सफेद बाघ केवल भारतीय बाघों में पाए जाते हैं, हालांकि उनकी संख्या नहीं के बराबर है। सफेद बाघ की आंखें आमतौर पर नीली होती हैं, जबकि बंगाल टाइगर की पुतली पीली होती है। बाघों का मूल स्वभाव मांसाहारी होता है। बाघ एक बार में 40 किलो तक मांस खा सकते हैं। उन्हें शिकार करने में महारत हासिल है। वे अपने शिकार को काफी सूझबूझ और रणनीति के तहत पकड़ते हैं। इसके लिए वे छिपकर हमला करते हैं। बाघ ज्यादातर रात के समय शिकार करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर अपने शिकार के लिए पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। भले ही वे पेड़ पर चढ़ने में अच्छे ना हों, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं और अकेले ही 1 टन वजनी बाइसन को खींच सकते हैं। बाघ के पिछले दोनों पैर आगे के पैरों से थोड़े लंबे होते हैं। इसी वजह से वे लगभग 20 से 30 फीट आगे की छलांग लगा सकते हैं। बाघों की दृष्टि इंसान से कई गुना बेहतर होती है और यही बात उन्हें रात के समय बेहतरीन शिकारी बनाती है। रॉयल टाइगर 60 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तेज गति से दौड़ने के साथ ही वे काफी अच्छे तैराक होते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर की याददाश्त बहुत तेज होती है। वे कभी भी चेहरे नहीं भूलते। उनकी याददाश्त इंसानों और दूसरे जानवरों से ज्यादा तेज होती है। ये बाघ शायद ही कभी दहाड़ते हैं। दूसरे बाघों से लड़ते समय वे फुफकारते और रोते हैं। एक खास बात यह भी है कि बाघ कभी भी शेरों की तरह समूह में नहीं घूमते, बल्कि ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। बाघों के बारे में एक दिलचस्प सच्चाई ये भी है कि बाघ आकार और ताकत में अपनी श्रेष्ठता के बावजूद आमतौर पर लोगों के साथ संपर्क से बचता है और अगर कोई व्यक्ति उसके रास्ते में आ जाए तो उससे वो छिप जाता है। इसीलिए उसे कभी कभी जंगल का सज्जन भी कहा जाता है। मनुष्यों पर हमला बाघ तभी करता है जब वो बूढ़ा, बीमार या घायल हो जाता है और अपने प्राकृतिक शिकार का पीछा करने और उसे मारने में असमर्थ हो जाता है। भारत में पिछली 1 सदी के दौरान
बाघों की 97% आबादी खत्म हो चुकी है। इसका मुख्य कारण शिकार, अवैध शिकार, शहरीकरण, आवास का नुकसान और अवैध वन्यजीव व्यापार है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे वन्यजीव के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन्य क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। इसी वजह से मानव पशु संघर्ष बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत दोनों को चुकानी पड़ रही है। मनुष्य जहां बाघों को मारते हैं, वहीं बाघों ने किसी भी अन्य बड़ी बिल्लियों की प्रजाति की तुलना में अधिक लोगों को मार डाला है। एक अनुमान के मुताबिक 1876 से 1912 के बीच बाघों ने ब्रिटिश भारत में 33,247 लोगों को मार डाला। हत्या, अवैध शिकार और आवास स्थान के घटते आकार की वजह से ही आज विश्व में बाघों की 9 उप प्रजातियों में से 3 विलुप्त हो चुकी हैं और 4 विलुप्त होने के कगार पर हैं। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए ही इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जानवर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं बाघों के संरक्षण के लिए 2005 में टाइगर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। खूबसूरत विस्मयकारी बाघ हमारी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक है। बाघ फ्लैगशिप और अम्ब्रेला दोनों प्रजातियों में आता है। फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में वे संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में बाघों के संरक्षण से अन्य प्रजातियों का संरक्षण होता है। बाघ का जीवित रहना एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए बात सिर्फ एक खूबसूरत जानवर को बचाने की नहीं है, बल्कि जंगल के सज्जन को सही सलामत रखने की भी है। वरना शेर खान सिर्फ रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों में ही पढ़ने को मिलेगा, हकीकत में नहीं। अगर आपको ये प्रोग्राम और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।